1 कप पानी लेना है, आधा चम्मच चाय पत्ती और 2 चम्मच चीनी। ये डालने के बाद आपको एक प्यारे से उबाल का वेट करना है। वो उबाल आएगा, उसके बाद आपको 2 कप दूध लेके आना है। 2 कप दूध डालने के बाद थोड़ा सा 1 डेढ़ मिनट के बाद आपको अदरक उसके अंदर कूट के डाल देनी है और फिर वेट करना है 2 मिनट तक। 2 मिनट के बाद 2 लोगों के लिए फर्स्ट क्लास चाय तैयार हो जाएगी। और इस चाय को बनाने के लिए हमने जिन जिन स्टेप्स का यूज़ किया है उस पूरे प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? एल्गोरिथम। हेलो एंड वेलकम टू आर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एल्गोरिथम की ही बात करने वाले हैं कि एल्गोरिथम काम कैसे किए करता है या इसको लिखा कैसे जाता है। आप स्क्रीन के ऊपर एक डेफिनेशन देख सकते हो जिसमें यही चीज़ लिखी हुई है जो हमने चाय के एग्जाम्पल से समझी है कि एक स्टेप बाय स्टेप हमने अप्रोच ली और उस अप्रोच से हमने एक प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया। अब अलग अलग साइंस के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे हम यहाँ पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस की बात करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। जैसे मैकेनिकल एक ब्रांच होती है या फिर सिविल एक ब्रांच होती है। इनके अंदर भी क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो की जाती है। आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करके अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो तो उसको क्या बोला जाता है? एल्गोरिथम बोला जाता है। जैसे आप यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमने कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बोला जाएगा कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम आप मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैनुअली सॉल्व करने में टाइम लग जाता है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ ये वाली चीज़। आपने नाम सुना होगा रामानुजन साहब का या चाणक्य साहब का या फिर आर्यभट्ट साहब का। तो वो लोग क्या करते थे? वो एल्गोरिथम्स लिखा करते थे। अब ऐसा नहीं है कि एल्गोरिथम हमने अभी लिखना शुरू करा है 200 साल पहले या 300 साल पहले। एल्गोरिथम बहुत हज़ारों सालों से एग्जिस्ट कर रही है। एल्गोरिथम में हम करते क्या थे कि कोई प्रॉब्लम हमने फाइंड की और उसका सॉल्यूशन हमने लिख दिया कहीं पे, तो वो चीज़ क्या हो गई? वो चीज़ एल्गोरिथम हो गई। जैसे रामानुजन साहब है, इतने बड़े मैथमेटिशियन है। अब एल्गोरिथम में भी ना एक चीज़ होती है कि उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालना। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि एक सॉल्यूशन तो वो है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को और एफिशिएंट वे से सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब एफिशिएंट वे से सॉल्व करोगे तो स्टेप क्या होंगे? घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जहाँ पे स्टेप कम हुए तो आपकी जो एल्गोरिथम है वो अच्छे से काम कर पाएगी और कम टाइम में कम काम कर पाएगी। तो रामानुजन साहब एक दिन कहीं किसी दोस्त के घर गए और वहाँ पे क्या था? अब दोस्त उनके बड़े बड़े दोस्त थे और वो छोटे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री की बुक रखी हुई थी। अब जो जिनकी वो ट्रिग्नोमेट्री की बुक थी वो लोग थे बीए में पढ़ने वाले। तो रामानुजन साहब ने क्या बोला कि यार मेरे को ना ये बुक चाहिए पढ़ने के लिए और मैं आपको कल लौटा दूंगा ये बुक। तो उन्होंने वो हंसने लगे, पहले कहते कि यार हमें समझ नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री, तो तू एक दिन में इसको लेके चला जाएगा और पढ़ भी लेगा, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? तो फिर रामानुजन साहब बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसके पन्ने पलट के देख लूँगा, अगर मेरे को समझ आती तो ठीक है, वरना मैं कल आपको लौटा ही दूंगा इसको। तो वो जो बीए वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला कि ठीक है भाई तू ले जा। तो रामानुजन साहब लेके गए। अगले दिन जब वो बीए वाला बंदा था तो उनके घर पहुंचा और बोला कि बुक पढ़ ली? तो रामानुजन साहब ने बोला कि हाँ पढ़ ली। तो उन्होंने क्या किया, बीए वाले बंदे ने, कि 3 पेज का एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को बोला रामानुजन साहब को कि इसको सॉल्व करके दिखाओ। अब उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था ना, यकीन मानो वो 3 पेज में लिखा हुआ था उस बुक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में, और रामानुजन साहब ने क्या किया कि उसको आधे पेज में सॉल्व कर दिया। तो इस चीज़ को क्या बोला गया कि जो एल्गोरिथम उस बुक के अंदर लिखी गई थी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रामानुजन साहब ने उसको आधे पेज में सॉल्व कर दिया। तो क्या बोला गया कि जो 3 पेज की एल्गोरिथम थी उसको ऑप्टिमाइज कर दिया आधे पेज में, कुछ लाइंस में। तो ये एल्गोरिथम काफ़ी पहले से चली आ रही है। या फिर चाणक्य साहब हो गए। चाणक्य साहब कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाया करते थे। अब जो स्ट्रैटेजी है उसमें भी अगर आपको कहीं वॉर लड़ने के लिए जाना है तो क्या करते हो आपको पहले चीज़ें ये करनी पड़ेगी ना, पहले ये वाले लोग जाएंगे, फिर सेकंड ये वाले लोग जाएंगे, फिर थर्ड ये वाले लोग जाएंगे, है ना। इसी तरीके से क्या है कि एक स्ट्रैटेजी अपना के वॉर लड़ा जाता था। अब ये स्ट्रैटेजी में भी आप क्या कर रहे हो? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ही तो फॉलो कर रहे हो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि युद्ध जीतना है।
है ना। उसको सॉल्यूशन क्या है, उस युद्ध जीतने के लिए जो आप एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो एल्गोरिथम हम काफ़ी सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आपने इन सारी चीज़ों को लिख के रख लिया, लेकिन अगर आज के टाइम पे आप देखोगे ना तो आपको अपने चारों ओर मशीनें दिखाई देगी। उन मशीनों से हम काम कराना चाहते हैं, हम उनको सिखाना चाहते हैं जो चीज़ हमें पता है, जो एल्गोरिथम हमें पता है, हम उस एल्गोरिथम को, उस मशीन को सिखाना चाहते हैं, उस एआई को सिखाना चाहते हैं, रोबोट को सिखाना चाहते हैं। अब वो सिखाएंगे कैसे? उसको सिखाने के लिए तो हमने पढ़ा है ना, हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम कोड लिखते हैं। तो ये जो जितनी भी एल्गोरिथम है ना, उसका जो कोड है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका रोल आ जाता है। अब एल्गोरिथम अगर मैं आपसे बोलूँ कि हज़ारों सालों से चली आ रही है, लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको तो 100 साल भी नहीं हुए। तो हमने क्या ट्राई किया कि जो एल्गोरिथम हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी, हम उसको सिखाना चाहते हैं मशीन को, ताकि मशीनें हमारा जल्दी काम करके दे सके। तो सेम प्रोसीजर होगा, जो एल्गोरिथम हमने लिखी हुई है अपनी लैंग्वेज में, जो हमें समझ आती है या हम अपने दोस्त को समझा पाते हैं, वो हमको मशीन को समझानी है। बस इतना सा रोल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब एल्गोरिथम को भी जो लिखा जाता है ना, एल्गोरिथम को लिखने का भी एक तरीका होता है। एल्गोरिथम लिखी किस में जाती है? सूडो कोड बोलते हैं, सूडो कोड में एल्गोरिथम को लिखा जाता है। अब ये सूडो कोड का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एल्गोरिथम काफ़ी सालों से चली आ रही है। अब हमने क्या ट्राई कर रहे हैं कि जो ये मेरे पास एल्गोरिथम्स है, एल्गोरिथम्स क्या है कि सॉल्यूशन जो मेरे पास है किसी प्रॉब्लम के, उनको मेरे को क्या करना है, किसी प्रोग्राम में लिखना है। अब ये प्रोग्राम क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा। ये हमने देखा है ना पिछली वीडियोस में भी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस मेरी कौन कौन सी होती है, सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, पाइथन हो गई, जो हमें समझ आता है, ठीक है। हम इस लैंग्वेज में कोड लिख देते हैं और कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और मशीन हमारा काम करके दे देती है। तो ये हम क्या चाहते हैं कि जो एल्गोरिथम है, जो कि लिखने का जो तरीका है, सूडो कोड में भी बताऊंगा कि सूडो कोड में चीज़ें कैसे लिखी जाती है, और उसके बाद हमें क्या करना है, उस सूडो कोड को कन्वर्ट करना है हाई लेवल लैंग्वेज में, प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको समझना पड़ेगा कि जो मेरा सूडो कोड होगा ना, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अब स्टैंडर्ड नहीं होने का क्या मतलब है? क्या बेकार है, बिना स्टैंडर्ड का ये? मैं बोलूँगा नहीं। इसका क्या मतलब है कि इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। आप इसको प्योर इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसके साथ आप नोटेशंस का यूज़ कर सकते हो। तो इसका कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है कि आपने अगर नोटेशन का यूज़ नहीं किया तो हम इसको गलत बोल देंगे, नहीं। सामने वाले को समझ आनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए जो सूडो कोड आपने लिखा है एल्गोरिथम का। लेकिन प्रोग्राम के साथ क्या है, प्रोग्राम में हमने एक चीज़ देखी है, सिंटैक्स जैसा कुछ होता है। सिंटैक्स का क्या मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है ना, ग्रामर में अगर आप मिस्टेक करोगे तो दूसरा बंदा पकड़ लेगा कि यार आपने इज की जगह एम लगा दिया, वॉच की जगह वर्ड लगा दिया, है ना। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, आप किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखते हो, सी लैंग्वेज हो, C++ लैंग्वेज हो या पाइथन लैंग्वेज हो, तो उसका एक सिंटैक्स होता है पर्टिकुलर। अगर आप वो सिंटैक्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या दिखाई देगी, एरर दिखाई देगी। तो अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम देखने वाले हैं कि मैं एक जगह पे एल्गोरिथम का सूडो कोड लिखूंगा और दूसरी जगह साइड में मैं क्या लिखने वाला हूँ, प्रोग्राम लिखने वाला हूँ किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तब आपको पता चलेगा कि जो हमारा सूडो कोड था, हमने उसको सिर्फ क्या किया, कन्वर्ट किया। कोई जो प्रॉब्लम थी पहले हमने उसको एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखा, और एल्गोरिथम को जब हम दिखाते हैं तो सूडो कोड में दिखाते हैं, ठीक है। अब हम वो चीज़ देखने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि एक साइड एल्गोरिथम लिखी हुई है और दूसरी साइड प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब ये एल्गोरिथम किस चीज़ की है कि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है 2 नंबर में से। अब कभी ना कभी ये प्रॉब्लम रही होगी, तो इसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फाइंड किए गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि एल्गोरिथम आप देख सकते हो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि मेरे को 2 नंबर रीड करने हैं, A और B। अब ये A और B कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 और 20, ये मेरे पास 2 नंबर है। उसके बाद क्या हुआ, ए को हमने कंपेयर कराया किससे, बी से। हमने देखा कि ग्रेटर है या नहीं है ए। अगर ग्रेटर है तो क्या होना चाहिए, मेरे को डिस्प्ले हो जानी चाहिए कि ए इज़ ग्रेटर, एल्स डिस्प्ले हो जाना चाहिए बी इज़ ग्रेटर। अब जैसे ए के अंदर क्या वैल्यू है, 10 है, बी के अंदर क्या वैल्यू है, 20 है। तो ये वाली जो कंडीशन है, ए ग्रेटर देन बी वाली, ये तो चलेगी नहीं। तो हम किस पार्ट पे चले जाएंगे, एल्स वाले पार्ट पे चले जाएंगे। तो हमें जो आंसर आएगा वो क्या है, बी इज़ ग्रेटर, यानी कि 20 इज़ ग्रेटर।
तो अब ये वाली चीज़ का सॉल्यूशन तो था हमारे पास एल्गोरिथम की फॉर्म में, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट किस में करना था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक प्रोग्राम है जो कि C++ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब अगर आपको समझ नहीं आती कि C++ लैंग्वेज क्या है, या फिर कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। हम C++ लैंग्वेज को करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। यहाँ पे एक जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो ये हमने एल्गोरिथम लिखी है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर की, इसके अंदर हमने क्या देखा था कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम को हम किस फॉर्म में दिखाते हैं, सूडो कोड की फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ हमने लिखी है ना, इस पूरी चीज़ को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सूडो कोड। सूडो कोड क्या चीज़ होती है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये ना तो प्योर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश में हम कम्युनिकेट करते हैं या इंग्लिश हम लिखते हैं, ये वैसा भी नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, हमने ग्रेटर वाले सिंबल का यूज़ किया है, हमने नोटेशन का यूज़ किया है। तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड ना होने की वजह से कोई इसको गलत नहीं कर सकता। अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जाए कि आपको इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को लिखना है, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। अगर सपोज़ करो यहाँ पे आप सेमीकोलन इस तरीके से लगा देते हो, तो आपकी एल्गोरिथम गलत नहीं होगी। या फिर आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हो तो भी आपकी एल्गोरिथम गलत नहीं होगी। यहाँ पे आप फ्लावर ब्रैकेट देख सकते हो, ये कर्ली ब्रेसेस जो मेरे को दी गई है, यहाँ पे ओपन वाली और यहाँ पे एंड वाली, अगर आप इसको हटा देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो भी आप ये नहीं बोलोगे कि आपकी जो एल्गोरिथम है, आपने जो सूडो कोड लिखा है वो गलत है। नहीं, सूडो कोड जो होता है वो मिक्सचर हो सकता है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का, उसके अंदर आप नोटेशंस का यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये गलत है, आपकी एल्गोरिथम गलत है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम प्रोग्राम में देखेंगे तो वहाँ पे हमें एक सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है पूरा का पूरा। जैसे हमने देखा है ना, C++ लैंग्वेज के अंदर एक सिंटैक्स होता है उसका। जैसे यहाँ पे अगर आपने सेमीकोलंस लगाए हैं तो ये लगे ही होने चाहिए। अगर आप नहीं लगाओगे ना तो कंपाइलर ये बोलेगा, कंपाइलर को नहीं, कंपाइलर आपको एरर निकाल के दे देगा। यहाँ पे आपको क्या बोलेगा कि भाई क्या कर रहा है, तेरे को नहीं आती C++ लैंग्वेज, ये सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। तो कंपाइलर हमें एरर में ये चीज़ बता देगा। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी पड़ती हैं चीज़ें। मैं यहाँ पे दोबारा से सेमीकोलन लगा देता हूँ। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली प्रोग्राम के अंदर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन एल्गोरिथम में आपको चीज़ों को फॉलो नहीं करना पड़ता। आप उसमें सेमीकोलन लगा सकते हो, हटा सकते हो, आप उसके अंदर नोटेशन का यूज़ कर सकते हो, हटा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे इसको समराइज़ करते हैं, और समराइज़ करते हुए ये देखते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे आजकल हम रील्स बहुत यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, और करते भी हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जाते हैं, एक रील्स मैंने ओपन करी और मैंने, आप ये चीज़ नोट करोगे कि जिस तरीके की आप रील्स देख रहे हो ना, अगर आपने गलती से लाइक कर दिया, या फिर इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिथम है वो आपको उसी तरीके की क्या दिखाने लगती है, रील्स दिखाने लगती है। तो आप जो 2 मिनट बिताने गए थे ना इंस्टाग्राम के ऊपर, आप 2 घंटे बिता के आ जाते हो, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो इंस्टाग्राम ने अपनी जो एल्गोरिथम बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लोगों को होल्ड करके रखना है अपने प्लेटफॉर्म पर, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि इसकी जो एल्गोरिथम है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और वो इतने अच्छे तरीके से बनाई गई है। अब एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ही है, उन्होंने जो एल्गोरिथम बनाई होगी, जो कोड लिखा होगा, वो इस तरीके का कोड लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि आपको याद होगा कि ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी। तो ब्रह्मास्त्र में एक गाना था, केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया। तो मेरे साथ क्या हुआ कि अब सब लोग ना, ट्रेंड आ जाता है एक, तो सब लोग उसी पे रील बनाने लगते हैं। तो उस गाने पे लोगों ने दबा के रील बनाई, और मैं जब भी इंस्टाग्राम को ओपन करता मेरे को वही गाना सुनाई देता। तो मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें वो इतना बैठ गया कि अब मैं सुबह जब भी अपने भाई को छोड़ने के लिए जाता हूँ, स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पे होता क्या था कि एक पॉइंट आता था रास्ते में जहाँ पे मेरे माइंड के अंदर ना चाहते हुए भी ये गाना चलने लगता, केसरिया तेरा इश्क है पिया। और ये एक दिन नहीं हुआ, ये मेरे साथ हफ्ते भर हुआ। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे माइंड में आए, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो गाना मेरे दिमाग में बजने लगता था। तो ये आपको इस तरीके से कंट्रोल करती है, ये एल्गोरिथम इतनी पावरफुल होती है। तो इसलिए बोला करते हैं ना कि इंस्टाग्राम को कम से कम यूज़ करो, इसलिए बोला जाता है कि आप 2 मिनट की जगह वहाँ 2 घंटे बिता के आ जाते हो। तो जो ये एल्गोरिथम है जिसे
यूट्यूब की एल्गोरिथम होगी, जो क्रिएटर है, जो वीडियोस बनाते हैं, उनको पता है कि यार यूट्यूब की एल्गोरिथम है, वो अगर फोर्सफुली हम व्यूज़ लाने की कोशिश करेंगे तो वो एल्गोरिथम पकड़ लेगी। तो एल्गोरिथम इतनी स्मार्ट हो चुकी है। इसके अलावा एक एग्जांपल, एक बोनस टिप और देके जाता हूँ। आपने सुना होगा कि इंस्टाग्राम जो होता है वो एप्पल के डिवाइस के अंदर बहुत स्मूथली चलता है, लेकिन एप्पल के अलावा जितने भी डिवाइस होते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड वाले डिवाइस होते हैं, उनके अंदर वो इतना स्मूथली नहीं चलता। उसके पीछे का रीज़न क्या है? अब इंस्टाग्राम ने जो कोड बनाया है, जो एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, वो दोनों पे अच्छी तरीके से चलनी चाहिए ना, लेकिन नहीं चल पाती। अब जैसे हमने रामानुजन साहब वाला एग्जांपल लेके समझा था ना, कि उन्होंने जो 3 पेज की एल्गोरिथम था, 3 पेज का मैथमेटिकल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था, उन्होंने वो आधे पेज में लिख दिया। तो इंस्टाग्राम के लिए भी ये ईजी होता है। जैसे हमें पता है कि एंड्रॉयड में अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिवाइस आते हैं, तो इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता कोड को हर एक कंपनी के डिवाइस के लिए। तो वो क्या करता है, एप्पल, क्योंकि एक ही डिवाइस है ना, एक ही कंपनी है, हर साल एक ही मोबाइल आता है, तो एप्पल के लिए करना ऑप्टिमाइज कोड बहुत आसान हो जाता है, जबकि बाकी की कंपनीज़ के डिवाइस के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप हमेशा देखोगे कि एप्पल के अंदर जितना स्मूथली एप्लीकेशंस रन करती है इंस्टाग्राम, जितना स्मूथली रन करता है, या फिर यूट्यूब जितना स्मूथली एप्पल के अंदर रन करता है, वैसा वो एंड्रॉयड के अंदर रन नहीं कर पाता। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा कि एल्गोरिथम क्या होती है, और हम जो डेली यूज़ में काम भी करते हैं ना, उसमें भी कहीं ना कहीं एल्गोरिथम का यूज़ हो ही रहा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।